नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो जितने भी BSTC करने वाले विद्यार्थी हैं, आज की क्लास आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। राजस्थान यानी ज्योग्राफी की, राजस्थान भूगोल की आज तकरीबन जो क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं, वो पूरे भूगोल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन प्रश्नों को आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन छांट करके आज आपके लिए क्लास को तैयार किया है। अगर आप चैनल पर प्यारे विद्यार्थियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी BSTC करने वाले विद्यार्थियों तक अपना वीडियो ज़रूर पहुंचे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान BSTC एग्ज़ाम की तर्ज पर आधारित भूगोल के MCQs, राजस्थान की सिंचाई परियोजना और नदी नहर एवं बांध, इनका आज MCQs हम पढ़ने वाले हैं। किस किस के प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जो सिंचाई है, सिंचाई परियोजना है, नदी है, नहर है और बांध संबंधी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान BSTC में आने वाली परीक्षा है आपकी 2024 की 30 जून को होने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है प्यारे विद्यार्थियों आपका, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला माना जाता है। पूछा क्या है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश है वो किस जिले से होता है, बिंदु है वो किसको माना है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़। तो राजस्थान जीके का प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जिला है जिसमें कोई भी नदी नहर नहीं है। तो अगर नहर की बात करें तो अभी इंदिरा कैनाल है वो चूरू के अंदर इंदिरा नहर के नाम से नहीं आया, वो इंदिरा कैनाल के नाम से आई है। तो किस जिले से प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर प्यारे विद्यार्थियों, तो ऑप्शन है आपका बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। हनुमानगढ़ के अंदर से सबसे पहले हनुमानगढ़ के अंदर आती है, हनुमानगढ़ से बाकी के ज़िलों में प्रवेश करती है। तो चलिए थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं कि इंदिरा कैनाल है वो राजस्थान में कौन से सन में प्रवेश की लाई गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को याद करने के लिए। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदी के संगम पर बने हरिकेज ब्रिज। ब्रिज का क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना कौन सा ब्रिज है, हरिकेज। जो IGNP के 2 भाग है। प्रथम भाग है राजस्थान फीडर कहलाता है और इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर और 170 किलोमीटर है वो पंजाब हरियाणा में है, प्लस 34 किलोमीटर है वो राजस्थान है। जो हरिकेज बैराज से हनुमानगढ़ की मत्स्य तावली हेड तक विरासित है। नहर के इस भाग में जल को दोहन नहीं किया जाता है। नहर के जो आने वाला पानी है उसको बीच बीच में काटा नहीं जाता, कहीं से स्टॉक नहीं किया जाता है, इसलिए इसका दोहन नहीं किया जाता। तो बने रहिए प्यारे विद्यार्थियों वीडियो के अंत तक। आज जो BSTC की एग्ज़ाम ज्योग्राफी की तैयारी करने वाला बच्चा है, अगर आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आने वाली जो परीक्षा है उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा। 100% गारंटी देता हूँ मैं आपको। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 2 है, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। क्या पूछा है, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर,
कोटा, टोंक, झालावाड़। तो इनमें से प्यारे विद्यार्थियों जो भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन 100% सही रहेगा, झालावाड़। ये दोनों भी भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। तो चोली, पीपलाद, गागरीन, काली सिंध, छापी, भीमसागर, हरिश्चंद्र सागर, मनोहर थाना परियोजना झालावाड़ में स्थित है। पढ़ लेना प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरीके से। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितनी परियोजनाएं हैं वो अकेला झालावाड़ जिले के अंदर हैं। चोली, पीपलाद, गागरीन, काली सिंध, छापी, भीमसागर, हरिश्चंद्र सागर, मनोहर थाना ये सारी की सारी परियोजनाएं हैं वो कहाँ पर, किस जिले के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़ के अंदर हैं। तो इनको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं में से अगर आपको क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के कोई पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम राजस्थान की भौतिक सौर जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बीएसटीसी के क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े होंगे। अभी अगर आज का ये जो वीडियो है इसका आपने रिवीजन कर लिया तो आने वाली परीक्षा में आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप 100% अपने पेपर में करके आएंगे। तो प्रश्न नंबर आपका 3 है, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था तो क्या नाम रखा था? क्वेश्चन ये है कि समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा था? राज्य की कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री सिंचाई योजना या राजस्थान कृषि योजना। तो इनमें से प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? समन्वित नाम जल ग्रहण नाम का परिवर्तित यानी नाम बदलकर उसका क्या नाम रख दिया था? दूसरा। तो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों आपका बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो ये 3 योजनाएं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम और खेती पर जल प्रबंध योजनाओं को मिलाकर 2015-16 में प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना ने या PMKSY की योजना है वो प्रधानमंत्री योजना है। इसके तहत इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री कर दिया। शुरुआत की गई इस केंद्र पर राज्य का अंश होता है यानी केंद्र का जो हिस्सा होता है प्यारे विद्यार्थियों वो 60% है और राज्य का हिस्सा है वो इस योजना में 40% है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन है 10, 15, 20 क्वेश्चन उनकी हम व्याख्या करेंगे। बाकी के जो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन है उनको हम फटाफट आंसर MCQ करेंगे ताकि आपका भी समय बचेगा और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो आज 70+ है वो करने वाले हैं तो आपको कम समय में मैं फटाफट करवा दूंगा। जो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने योग्य हैं उनकी व्याख्या हम जरूर आज पढ़ने वाले हैं। तो निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? टोंक, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिस आपका सही रहेगा? तो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। अनास बांध परियोजना का बांसवाड़ा के अंदर स्थित किया गया। कब किया गया है चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा जिले में अनास नदी पर बांध का निर्माण प्रस्तावित था और अनास का उद्गम मध्य प्रदेश आमेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियां से है। ये राजस्थान में बांसवाड़ा मेलड़ी खेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है और डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। अनास जो बांध है प्यारे विद्यार्थियों ये लास्ट में कहाँ आकर के मिल जाता है? गलियाकोट
निकट माही नदी में आकर के गिर जाता है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 5 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आने वाला 101% चांसेस क्वेश्चन है, 100 में से 100%। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त बहुउद्देशीय जो नदी है उसकी परियोजना है वो कौन सी है? भांकड़ा नांगल, चंबल या व्यास या माही नदी? तो कौन सी नदी है जिसकी संयुक्त परियोजना है, जिनका आधा आधा हिस्सा होता है? तो कौन सी नदी है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बहुउद्देशीय परियोजना है वो चंबल नदी के ऊपर बनाई गई है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो चंबल नदी का उसका परियोजना का थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चंबल परियोजना का कार्य है 1952 से 54 में प्रारंभ हुआ था। ये राजस्थान व मध्य प्रदेश से संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्य की हिस्सेदारी 50-50% होती है। तो मैंने बताया था इस जो बांध परियोजना है उसमें से दोनों राज्य का कितना कितना हिस्सा है? 50% मध्य प्रदेश यूज करता है और 50% राजस्थान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आज के जो क्लास है प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए होने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। जिसने भी अगर वीडियो को स्किप किया हो सकता है वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर आपका है प्यारे विद्यार्थियों 6, राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा कुओं के द्वारा किस क्षेत्र में सिंचाई होती है? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में? तो कौन से जो दिशा है यानी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, तो किस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा कुओं के द्वारा सिंचाई होती है? पढ़ा होगा आपने, याद कीजिए, थोड़ा रिवीजन। आज का जो क्लास है आपकी रिवीजन की ही क्लास हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। जिसने आज आप अपना रिवीजन अगर ठीक ठाक कर लिया तो वो ज्योग्राफी संबंधी आने वाली परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो किस क्षेत्र में है? ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। कुओं के द्वारा जो खेती है, सिंचाई है, वो पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। चलिए लेते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या करेंगे किस किस जगह पर कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। अरे विद्यार्थियों जो कुओं के द्वारा खेती है वो जो शेखावाटी क्षेत्र है उस एरिया के अंदर नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो पूर्वी राजस्थान में ही की जाती है। पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आपको पता है कि किस किस क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है वो कौन कौन सा एरिया है वो आता है, कौन कौन से जिले हैं वो पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, नागौर या टोंक? तो बीसलपुर बांध है वो प्यारे विद्यार्थियों किस जिले में स्थित है? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। बीसलपुर बांध के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बीसलपुर बांध, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा पूरा वीडियो है वो आपको अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सभी वीडियो की। अगर अभी तक आपने राजस्थान ज्योग्राफी संबंधी, राजस्थान जीके, राजस्थान लोक देवी देवता, राजस्थान दिवस और दिनांक, इनके बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो पूरे वीडियो को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अब दोबारा से आप भी पढ़ सकते हो इनको। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका है प्यारे विद्यार्थियों, सेई बांध किस जिले में है? अभी हम थोड़े से लगातार क्वेश्चन है बांध संबंधी करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज आपके जो डाउट है उस पूरे डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो ज्योग्राफी में आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं करोगे, पेपर में पूरे के पूरे 100% छापोगे। 100% गारंटी है अगर आज के वीडियो में बने रहोगे। तो सेई बांध किस जिले में है प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही, उदयपुर, जोधपुर, पाली। तो किस जिले में है सेई बांध?
अगर आपने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी है तो इसका ऑप्शन उदयपुर सही रहेगा। आपका ऑप्शन है, बिल्कुल लॉक कर दो। सही बांध है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी के जो आगे के क्वेश्चन है हम थोड़े फास्ट करने वाले हैं, चाहे तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मैंने बताया आपको पूरा वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप दोबारा से पीडीएफ पढ़ सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 9 है प्यारे विद्यार्थियों। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? क्या पूछा है? बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? मानसी, जवाई, सुकड़ी या खारी? तो इनमें से कौन सी नदी पर बांकली बांध है वो स्थित है? तो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सुकड़ी नदी के ऊपर कौन सा बांध है? बांकली बांध। याद रखना, बांधों के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन है वो पक्के आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, तो आज की जो क्लास है उसमें आपका पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बांध, नदियां, झीलें सभी संबंधी आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 10 है, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जवाई बांध कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? जालोर, पाली, जोधपुर, उदयपुर। जवाई बांध किस जिले में है? कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक के 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? तो जवाई बांध है वो प्यारे विद्यार्थियों किस जिले में है? पाली के अंदर स्थित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 11 है, अड़वान बांध किस नदी पर है? तो अड़वान बांध है प्यारे विद्यार्थियों किस नदी पर है? मैंने बताया कि अभी 10-15 जो क्वेश्चन है हम बांध संबंधी कवर करने वाले हैं, तो कहीं से भी अब हमारे को पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो बांधों से सारे जितने बांध संबंधी क्वेश्चन बनते हैं आज आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो अड़वान बांध है वो किस नदी पर है? मानसी, सुकड़ी, जवाई, गंभीरी। तो किस नदी पर है? फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऑप्शन है वो आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। अड़वान जो बांध है वो मानसी नदी पर स्थित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 12 है, जाखम बांध स्थित है। तो जाखम बांध प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर स्थित है? कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य है वो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पड़ता है? कमेंट करके जरूर बताना। शेरगढ़ अभ्यारण्य में, बस्सी अभ्यारण्य में, भैंसोरोगढ़ अभ्यारण्य में। तो जाखम बांध है वो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर, किस अभ्यारण्य में स्थित है? बताइए। ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सीता माता अभ्यारण्य के अंदर जाखम बांध है वो स्थित है। अब जाखम बांध कहाँ पर है इसका कमेंट आप जरूर बताना। कमेंट करके कितने विद्यार्थी हैं जो आज इस सवाल का जवाब कमेंट करके देंगे? तो सीता माता अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? आप इसका कमेंट करके जरूर बताना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 13 है प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? प्रश्न अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से। निम्न में से राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो कौन सी नहर परियोजना का राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान पूछा है? तो चंबल नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, सोम कमला अंबा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो सिंचाई हेतु काम में ली जाती है। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 14 है, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी वाले जिले हैं। राजस्थान के अंदर कुब्बड़ पट्टी वाला जिले पूछे हैं। जयपुर, बीकानेर,
अजमेर भीलवाड़ा, नागौर जयपुर, जयपुर जोधपुर। तो कुब्बड़ पट्टी वाले जिले कौन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों इनमें से? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। नागौर और जयपुर है वो राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी वाले जिलों के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, कुब्बड़ पट्टी वाले जिले नागौर जयपुर। तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, तो प्रश्न आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब और किसने किया था? प्रश्न अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से। जो इंदिरा गांधी नहर है उसका शिलान्यास यानी ओपनिंग किसने की थी, उद्घाटन किसने किया था, कब किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1958 में, सरदार पटेल 1958 में, गोविंद वल्लभ पंत है 1958 में। इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन? तो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। गोविंद वल्लभ ने इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 1958 में किया था। याद रखना डेट, कब किया था पूछ लिया जाता है तो 1958 में किसने किया? तो गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 15 है, भरतपुर नहर का उद्गम हुआ, यानी भरतपुर नहर है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? सतलज व्यास लिंक चैनल, पश्चिम यमुना नहर से, हसैनीवाला हेड से, सरदार समुंदर से। तो कहाँ से हुआ है भरतपुर नहर का उद्गम प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? ए ऑप्शन है आपका सही रहेगा। संतलुज व्यास लिंक नहर से भरतपुर नहर का है वो उद्गम हुआ है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 16 है, गागरीन सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है? नदी पूछा है, किस नदी पर निर्मित की गई है गागरीन सिंचाई परियोजना? आहू नदी, लाहौसी नदी, काली सिंध नदी या चंबल नदी? तो इनमें से कौन सी नदी के ऊपर है प्यारे विद्यार्थियों वो गागरीन सिंचाई परियोजना है वो स्थित है या निर्मित की गई है? कौन सा ऑप्शन है आपका सही रहेगा? ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। लॉक कर दीजिए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आहू नदी पर गागरीन सिंचाई परियोजना का गागरीन परियोजना वो क्या है, निर्मित की गई है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़रूर करें। वीडियो को फटाफट शेयर करें अपने दोस्तों को। प्रश्न नंबर 17 आपका, अंधकार क्षेत्र किसे कहा जाता है? अंधकार क्षेत्र किसे कहा जाता है? रेत के नीचे दबे खनिज पदार्थों को, मिट्टी के संरक्षण को, 85% पानी का पुनर्भरण नहीं होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो अंधकार क्षेत्र किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। 85% पानी का पुनर्भरण नहीं होने को अंधकार का क्षेत्र है वो कहा जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 18 है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की लंबाई पूछा है तो कितनी है लंबाई? 269 किलोमीटर, 245 किलोमीटर, 2649 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, यानी 269 किलोमीटर, 245 किलोमीटर या 649 किलोमीटर, 204 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर है उसकी कितनी लंबाई है प्यारे विद्यार्थियों? कितनी लंबाई है?
तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। 649 किलोमीटर है वो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर है 19। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वह कौन था? अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर की योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वह कौन है? क्या नाम था उनका? प्रमोद करण, सीताराम या माथुर कंवर सेन? तो इनमें से कौन है प्यारे विद्यार्थियों जिन्हें पद्म भूषण से इंदिरा गांधी नहर का जो पूरा खाका यानी डाटा तैयार किया और उसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है वो आपका डी है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा आपका। कंवर सेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में डिप्लॉय करने के लिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न 20 क्या पूछ रहा है? माही नदी पर कंडाणा बांध निर्मित किया गया तो किस जिले के अंदर है माही नदी का कंडाणा बांध? ये पूछा है कि किस जगह पर निर्मित किया गया है, कौन से जिले में किया गया है, बताइए। माही नदी पर कंडाणा बांध निर्मित किया गया है उदयपुर में, बांसवाड़ा में, गुजरात में, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर निर्मित किया गया है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन है वो आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। कंडाणा बांध है वो गुजरात में स्थित किया गया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बताने वाले हैं कि आने वाली जो बीएसटीसी परीक्षा है उसमें आपके लिए कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो 101% है वो पेपर में आने की संभावना है। तो वीडियो के अंत में तक जरूर बने रहना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 21 आपका राजस्थान में बारहमासी नदी है, यानी राजस्थान में 12 महीने के अंदर नदी चलती रहती है। तो क्या नाम है नदी का? राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, राजस्थान की अमृत के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी है? राजस्थान में 12 मास नदी चलती है, बहती रहती है। चंबल, नूनी, माही, बनास। तो कौन सी नदी है? ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, चंबल नदी है प्यारे विद्यार्थी, वो राजस्थान में 12 मास बहती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 22 है कि संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। तो राजस्थान में कितने संभाग हैं प्यारे विद्यार्थियों? 10 संभाग हैं। तो 10 संभागों में कौन से संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा नदियां हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? तो ये तो अभी आपने पढ़ा भी होगा कि सबसे ज़्यादा नदियां हैं वो किन किन जिलों में होती हैं और वो जिले कौन से संभाग में आते हैं। तो ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। कोटा संभाग के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदियां निकलती हैं। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा नदी किस संभाग में है? तो कोटा संभाग के अंदर है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 23 है प्यारे विद्यार्थियों, राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा? भी प्यारे विद्यार्थियों ये तो आपको पता है कि जिस जगह के अंदर ज़्यादा जिस संभाग के अंदर नदियां निकलनी है तो उनका जो सिंचाई परियोजना प्रशिक्षण प्रबंधन संस्था है वो वहीं होगी। तो किस जिले के अंदर स्थित है? तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। कोटा के अंदर राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 24 है, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी
नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर है? गजनेर, पोखरण, बागड़सर या कंवरसेन? तो कौन सी जो लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी की वो सबसे लंबी नहर के नाम से जानी जाती है? तो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, कंवरसेन। कंवरसेन का नाम अभी पीछे आया था प्यारे विद्यार्थियों, पद्म भूषण से उसको सम्मानित किया गया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 25 है। मरु गंगा व प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी परियोजनाएं कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मरु गंगा व प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी परियोजनाएं कहलाती है? सोमकमला, व्यास नहर, इंदिरा गांधी नहर या चंबल नहर? तो किस जो परियोजना को है वो मरु गंगा प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इंदिरा गांधी नहर है उसको मरु प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, यानी उस एरिया के अंदर प्यारे विद्यार्थियों मीठे पानी की जो इंदिरा कैनाल है, इंदिरा नहर, वो जाने के बाद वहाँ पर मीठे पानी की आपूर्ति होनी शुरू हुई थी। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे क्वेश्चन पूछा था प्यारे विद्यार्थियों कुओं संबंधी, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर आपको 26। तालाबों द्वारा सिंचित सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में आता है? यानी तालाब में पानी का स्टॉक करके और उसके बाद खेती की सिंचाई करते हैं, तो किस जिले में आता है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा या उदयपुर? तो कौन से जिले के अंदर है पानी का स्टॉक कर लिया जाता है तालाबों में, उसके बाद खेती की सिंचाई करते हैं यानी खेती करते हैं? तो कौन सा जिला है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भीलवाड़ा के अंदर तालाबों के द्वारा सिंचित सबसे अधिक क्षेत्र की जो खेती है वो होती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 27 है। विश्व की सबसे पुरानी तथा विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ये इंडिया ज्योग्राफी का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। विश्व की सबसे पुरानी तथा विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सीकरी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना? विश्व की सबसे पुरानी नहर परियोजना की व्यवस्था भारत में कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? इनमें से कौन सी है भारत की? जो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। गंग नहर परियोजना है वो विश्व की सबसे पुरानी तथा विकसित नहर व्यवस्था भारत में सबसे पुरानी है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब आपका है 28 प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में है। चंबल नदी है उसके ऊपर दो बांध राजस्थान में बनाए गए हैं, तो कौन कौन सी जगह पर है? कौन बांध का नाम क्या है? जवाहर सागर बांध एवं राणा प्रताप सागर बांध, या फिर प्यारे विद्यार्थियों भाखड़ा बांध एवं जवाहर सागर बांध, गांधी बांध एवं बजाज सागर बांध, कोटा बैराज एवं गांधी सागर बांध? तो इनमें से कौन सा है जो चंबल पर दो बांध बनाए गए हैं उनमें से राजस्थान में है? ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। जवाहर सागर बांध एवं प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी के ऊपर दो राजस्थान में बनाए गए हैं। याद रखना ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षा में छप जाते हैं। आज की जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका प्यारे विद्यार्थियों 29 है। भारत का कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? भारत का जो भूभाग है उसका कितना प्रतिशत है वो अकेला राजस्थान में है प्यारे विद्यार्थियों? बताइए कितना प्रतिशत है राजस्थान के अंदर कुल भूभाग की बात करें? तो ऑप्शन आपका बी है बिल्कुल सही रहेगा। 10.47% है वो अकेला राजस्थान के अंदर है। अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से।
अगर व्याख्या करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा समय लगेगा। आज के जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 30 है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? कौन सा जिला है प्यारे विद्यार्थियों जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है वो सीमा बनाता है? यानी सबसे ज़्यादा सीमा कौन से जिले के लगती हैं? भाई देसी भाषा में अगर बोलना तो कौन से जिले का सबसे ज़्यादा सीमा है वो दूसरे जिला की लग गए। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? तो ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल सही रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर ग्रामीण को सबसे ज़्यादा 10 जिलों की सीमा है वो लगती है। आगे बताऊंगा आपको कि कौन से ज़िले हैं उनको सबसे ज़्यादा कम सीमा लगती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपका आ ही गया कि सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले के है वो सीमा लगती थी। तो जयपुर ग्रामीण को लग रही, पीछे हमने कवर किया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 आपको पूछा है कि राजस्थान के वह 2 ज़िले हैं जिनकी सीमा एक एक ज़िलों से लगती है। तो कौन से प्यारे विद्यार्थियों वो 2 ज़िले हैं जिनके एक एक ज़िले की सीमा लगती है? जयपुर अलवर, पाली उदयपुर, चूरू बीकानेर, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने नए ज़िलों का विश्लेषण, नए ज़िलों का जिलेवार पढ़ा है तो आप ऑप्शन को बिल्कुल कमेंट करेंगे। जोधपुर शहर और ग्रामीण जयपुर जो शहर है, जोधपुर शहर और जयपुर शहर को एक एक ज़िले लगते हैं। तो कौन से ज़िले लगते हैं? जोधपुर को जोधपुर ग्रामीण लगता है और जयपुर को जयपुर ग्रामीण लगता है। याद रखना ये जो नए ज़िले बने हैं इनके बारे में इस तरीके के क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के आपको ज़रूर परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 32 है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2023-24 में नवीन जिलों के गठन हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन किया गया था? समिति को 2023-24 में नए जिलों का नवीनीकरण करने के लिए समिति बनाई थी। तो समिति का नाम क्या रखा था? शंकर समिति, रामोल भाया समिति, बाबू जगजीवन समिति, अशोक मेहता समिति। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी समिति बनाई थी उस समय? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। राम लोभाया समिति बनाई गई थी। नए जो जिले बनाए गए थे तो नए कितने जिले बनाए गए थे? 19 नए जिले बनाए गए थे। तो अभी राजस्थान में कितने टोटल जिले हैं प्यारे विद्यार्थियों? 50। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 33 है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में गुजरात की सीमा नहीं लगती? किस जिले से गुजरात की सीमा है प्यारे विद्यार्थियों वो नहीं लगती? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से गुजरात की सीमा नहीं लगती? अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो कौन से जिले के नहीं लगती प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सांचौर या चूरू। तो प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा के है भी तो प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा के है गुजरात की सीमा है वो बिल्कुल लगती है। डूंगरपुर को बिल्कुल लगती है। सांचौर बिल्कुल लगती है। चूरू आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चूरू को गुजरात की सीमा नहीं लगती प्यारे विद्यार्थियों। चूरू को हरियाणा की जो सीमा है वो चूरू के साथ सीमा बनाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर आपका 34 है प्यारे विद्यार्थियों। विश्व के संदर्भ में राजस्थान कौन से कोण में स्थित है? यानी भारत के कौन से जो कोण होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो ईशान कोण जो घट कोण, इनमें से कौन से जो इस कोण है उस कोण के अंदर राजस्थान का हिस्सा है? राजस्थान उस कोण में आता है। अग्नितर कोण, अग्न्य कोण, ईशान कोण या वेव कोण। तो कौन से कोण में आता है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। राजस्थान है वो ईशान कोण के अंदर
स्थित है? चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 35 है। निम्न में से कौन सा जिला भरतपुर संभाग में नहीं आता? तो इनमें से कौन सा जिला है प्यारे विद्यार्थियों जो भरतपुर संभाग में नहीं आता? डी कोटा, अलवर या चूरू? तो बाकी के जो सारे जिले हैं प्यारे विद्यार्थियों वो भरतपुर संभाग में आते हैं। चूरू है वो भरतपुर संभाग में नहीं आता, सीकर संभाग के अंदर आता है चूरू। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 36 है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु को दर्शाने वाला गांव इनमें से कौन सा है? तो राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है प्यारे विद्यार्थियों उसको दर्शाने वाला गांव कौन सा है? बोरकुंड गांव या सिलाना गांव, कटरा गांव या कोण गांव? तो कौन सा गांव है प्यारे विद्यार्थियों जो राजस्थान के पूर्वी बिंदु को दर्शाता है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सिलाना गांव है वो राजस्थान का पूर्वी बिंदु दर्शाता है। अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कटरा गांव है वो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है वो दर्शाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 37 है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय और सूर्य अस्त किस जिले में होता है? तो राजस्थान में सूर्य उदय और सूर्य अस्त है वो सबसे पहले किस जिले में होता है प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली या धौलपुर? तो इनमें से किस जिले के अंदर है वो सूर्यास्त और सूर्यास्त होता है? तो ऑप्शन है वो आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। धौलपुर के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्यास्त होता है। याद रखना क्वेश्चन, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चन है वो 101% आपकी जो बीएसटीसी की होने वाली परीक्षा है उसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों बने रहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। प्रश्न नंबर 38 आपका है। वर्ष 1982 में राजस्थान में नया जिला निम्न में से बनाया गया था? कौन सा जिला है वो राजस्थान में 1982 में बनाया गया था? यानी 1982 में कौन से जिले की है वो स्थापना हुई थी? चूरू, अलवर, धौलपुर या भरतपुर? तो कौन सा जिला है 1982 में बनाया गया था? बताइए कमेंट करके। 1982 में कौन सा जिला बनाया गया था? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। धौलपुर जिले की 1982 के अंदर है वो स्थापना की गई थी। अभी तक के 38 क्वेश्चन हमने किए हैं, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन हुए प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 39 है। निम्न में से घोड़े की नाल के आकार की अर्धचंद्राकार पहाड़ी कौन सी है? ये क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में है वो घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी कौन सी है? अर्धचंद्राकार आकार की पहाड़ी। तो प्रश्न है घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो याद रखना आप घोड़े के नाल के आकार की अर्धचंद्राकार पहाड़ी कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, कुंडाला की पहाड़ी या मुकुंद की पहाड़ी? तो कौन सी पहाड़ी है प्यारे विद्यार्थियों? दोस्तों ऑप्शन है वो आपका बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। रामगढ़ की जो पहाड़ी है उनको घोड़े के नाल आकार की अर्धचंद्राकार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी जो घोड़े की नाल होती है कैसी होती है? यू आकार की। घोड़े की नाल है वो नीचे उसके जो खुर होता है खुर के अंदर लगती है यू आकार की। याद रखना कहाँ पर है? रामगढ़ के अंदर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 40 है। बोराट का पठार स्थित है? बोराट का जो पठार है वो किस जिले के अंदर आता है? कौन कौन से जिले के अंदर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों बोराट का पठार? प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा तक, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक या डूंगरपुर से बांसवाड़ा तक, बिजोलिया से बंसोरोगढ़ तक? तो बोराट का पठार है वो कहाँ तक फैला हुआ है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका?
बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा आपका। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक पौराट का पठार है वो फैला हुआ है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 41 है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य है। क्या पूछा है? गलत तथ्य। कौन सा तथ्य है वो अरावली पर्वत के बारे में गलत बताया गया है? इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर ही है। तो गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंची है तो कितनी उसकी ऊंचाई है? 1722 किलोमीटर। कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 1722 किलोमीटर। अगर गुरु शिखर के ऊपर संतों का एक मंदिर बना हुआ है, अगर मंदिर की चोटी से इसकी लंबाई को अगर नापा जाता है तो 1727 किलोमीटर हो जाती है। अगर मंदिर के साथ पूछा जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों 1727 है। और अगर आपको वैसे पूछ लिया जाता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है तो 1722 किलोमीटर। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। तो बिल्कुल है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत है वो कुल कितने किलोमीटर है? तो 550 किलोमीटर है वो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत की जो लंबाई है कितनी किलोमीटर है राजस्थान के अंदर? 550 किलोमीटर। ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। बिल्कुल है प्यारे विद्यार्थियों, विश्व की बिल्कुल प्राचीन पर्वत है। इसकी लंबाई 992 किलोमीटर है। ये ऑप्शन है वो आपका डी है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अरावली पर्वत की जो प्यारे विद्यार्थियों लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। तो अरावली पर्वत की लंबाई कितनी हो गई? 692 किलोमीटर। 692 में से 550 अकेला 79% अकेला राजस्थान के अंदर है अरावली पर्वत। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 42 है। मालपुरा करौली मैदानी भाग हैं, यानी मालपुरा और करौली का जो मैदानी भाग है उनको किस नाम से जाना जाता है? किसके मैदानी भाग है? बेनास बेसिन का, चंबल बेसिन का, बाणगंगा का या माही बेसिन का? तो इनमें से कौन सा है मालपुरा और करौली का मैदान? तो ऑप्शन है वो आपका ए है वो बिल्कुल सही रहेगा। बनास और बेसिन का जो मैदान है वो करौली और मालपुरा के अंदर से होते हुए निकलता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 43 है। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। अरावली पर्वतमाला है उसके प्रमुख जो दर्रे हैं वो पूछा है। तो कौन कौन से दर्रे हैं अरावली पर्वतमाला के प्रमुख? लाखेरी व सूरा घाट, जेतावास व सूरा घाट, देवारी व बूंदी, बर व शिवपुर। तो कौन से दर्रे हैं प्रमुख अरावली पर्वतमाला के? डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। बर व सीपुर है वो प्रमुख दरों में से आते हैं। बहुत सारे जो ज़िले हैं उनके अंदर से जो दरों से जोड़ा जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 45 है प्यारे विद्यार्थियों आपका। सीफ है एक। क्या पूछा है? सीफ है एक। पैराबोलिक बालू का स्तूप, अरावली बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो सीप क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सीप है वो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है उसको क्या दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सीप के नाम से। याद रखना क्वेश्चन कहीं से भी आपको है वो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 46 है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ है? यानी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है वो उत्तर में कहाँ तक लास्ट एंड उसका कहाँ तक है?
शाहदलपुर शहर से गंगानगर तक, लक्ष्मणगढ़ से सीकर तक, खेतड़ी से नीमका थाना तक, नौर से हनुमानगढ़ तक। तो राजस्थान में उत्तर में कहाँ तक फैली हुई है प्यारे विद्यार्थियों? अरावली पर्वतमाला। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। खेतड़ी से नीमका थाना तक उत्तर में लास्ट कहाँ तक आती है? लक्ष्मणगढ़ तक। याद रखना, अच्छे क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका 47 है प्यारे विद्यार्थियों। वाल्मीकि ने राजस्थान भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, मरुक्रांत, राजस्थान या राजस्थान? तो प्यारे विद्यार्थियों, वाल्मीकि ने राजस्थान का भूभाग को क्या किस नाम से बोला था? बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। मरुकांतर के नाम से वाल्मीकि ने भूभाग को नाम दिया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभी से जो आगे 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, 48 से 70, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्किप मत करना। हो सकता है वही क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आ जाए। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि ये दुर्लभ वन्य जीव एवं वन्य संपत्ति पाई जाती है। यहाँ पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है, या इसमें से अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है, क्यों? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। उपरोक्त सभी ये जो ऊपर के ऑप्शन है, इन सब का राजस्थान के अंदर है। अरावली पर्वत के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिले में होने से रोकती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज भी है वो पाई जाती है। यहाँ दुर्लभ वन्य जीव वनस्पतियाँ भी पाई जाती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 49 है प्यारे विद्यार्थियों। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत हैं? क्या पूछा है? महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत हैं, यानी कौन कौन से जिले में सबसे ज़्यादा मरुस्थल है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इनमें से कौन से ज़िले हैं प्यारे विद्यार्थियों जिनमें सबसे ज़्यादा मरुस्थल है? ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ओ ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। महान शुष्क मरुस्थल है वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर को बोला जाता है। इन्हीं में मुख्यतः विस्तृत यानी सबसे ज़्यादा इन्हीं जिलों में है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका प्यारे विद्यार्थियों 50 है। निम्न में से 10 हरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है। 10 हरों के नाम से जानने वाला कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान में 10 हरों किसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कोमलगढ़ उदयपुर के बीच का क्षेत्र, अचलगढ़ व गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्य का क्षेत्र, या प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का पहाड़ी का जो क्षेत्र है उनको। तो दशहरों किसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में? ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। दशहरों राजस्थान में रागा व जरगा पर्वत चोटियां हैं, उनको क्या बोला जाता है? दशहरों बोला जाता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पूरा वीडियो है वो यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में लगभग राजस्थान BSTC भूगोल संबंधी जितने क्वेश्चन आने और बनने वाले क्वेश्चन है हमने
बहुत ज़्यादा आप आज वीडियो में कवर करवा दिए। आप इनका रिवीजन फटाफट ज़रूर कर लेना एक बार। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, यानी राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है तो कौन सा विभाग है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग या उपरोक्त सभी। तो कौन सा जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है राजस्थान का? तो प्यारे विद्यार्थियों, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 52 है प्यारे विद्यार्थियों, गंगा जमुना के मैदान राज्य की किस ओर है? यानी गंगा जमुना का जो मैदान है वो राजस्थान के किस किस दिशा में है, किस ओर है? उत्तर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण में या पूर्व में? तो गंगा जमुना का जो मैदान है प्यारे विद्यार्थियों, गंगा जमुना किधर से आती है? पूर्व से होती हुई राजस्थान के जो मैदानी भाग है उनसे होती हुई निकल जाती है। तो डी ऑप्शन आपका है वो बिल्कुल सही रहेगा। गंगा जमुना का मैदान है वो पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 53 है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का प्राक ऐतिहासिक काल किस भाग का अवशेष है? तो कौन से भाग का अवशेष है? गोडाउन लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सागर या भूमध्य सागर? तो कौन से ऐतिहासिक अवशेष का है? तो ऑप्शन है वो आपका प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। तैतीस सागर का हिस्सा है। राजस्थान रेगिस्तान क्षेत्र का प्राक ऐतिहासिक काल है वो किससे जाना जाता है? तैतीस सागर से। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 54 है प्यारे विद्यार्थियों, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ कहलाती है। क्वेश्चन आपको बाड़मेर के पूछा है। बाड़मेर की सिवाना पहाड़ी है उसका क्षेत्र में स्थित गोलाकार जो पहाड़ी वो क्या कहलाती हैं? 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत या उक्त 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाड़मेर की जो सिवान पहाड़ियाँ हैं वो आपका ऑप्शन है वो सी है, बिल्कुल सही रहेगा। उपरोक्त 1 और 2 है वो दोनों सही है आपका। 56 की पहाड़ियाँ और नौकोड़ा की पर्वत दोनों के नाम से जानी जाती हैं जो सिवान की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 55 है प्यारे विद्यार्थियों, मावट। मावट क्या है? सुना है, अभी नाम आपने बहुत बार सुना होगा। मावट हो रही है। मावट कब होती है? तो मावट क्या है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति। शीत ऋतु, राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा, राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं हेतु उगाया गया चारा, रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। मापो। जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर जो होने वाली वर्षा है उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान में मावट बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? तो मावट राजस्थान में सरसों, चना और इन जो फसल है उनके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो मावट के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद रखना, शीतकालीन में जो होने वाली चक्रवातों से वर्षा है उसको मावट बोला जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर प्यारे विद्यार्थियों आपका 56 है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक होता है? यानी राजस्थान के अंदर सूर्य की जो किरणें हैं सबसे ज़्यादा तिरछी कौन से जिले में हो जाती हैं?
श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। तो राजस्थान में कौन से ज़िले में सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल तिरछी यानी क्रॉस हो जाती हैं? ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों आपका बिल्कुल सही रहेगा। गंगानगर के अंदर सूर्य की किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं राजस्थान में। प्रश्न नंबर आपका 57 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? तो पीछे मैंने ये क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से करवाया था। तो अगर आपको याद है कि भारत का कितना प्रतिशत है, राजस्थान क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है प्यारे विद्यार्थियों। लगभग 1/2, लगभग 1/3, लगभग 2/3, लगभग 1/4। तो कितना है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भूभाग रेगिस्तानी? तो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। लगभग 2/3 भूभाग है वो राजस्थान का रेगिस्तानी है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 58 है प्यारे विद्यार्थियों। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में वर्षा न होने का प्रमुख कारण है। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में वर्षा नहीं होने का मुख्य कारण क्या है प्यारे विद्यार्थियों? रेत के टीलों का बहुतायत होना, अत्यधिक गर्मी होना, धूल भरी आंधियाँ चलना, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। तो कौन सा ऑप्शन है जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वर्षा होने का मुख्य घटक क्या है, मुख्य कारण क्या है जिसे कि इन जिलों में पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन आपका प्यारे विद्यार्थियों डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना, यानी अरावली की ये उस दूसरी विपरीत उत्तर साइड में पड़ जाते हैं और उसकी वजह से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? राज्य के शुष्क, क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? राज्य के शुष्क भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? शुष्क विषम जलवायु, रेतीली बलुई मिट्टी, या ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, न्यूनतम तापांतर। कौन सा ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों जो आपका सही रहेगा? राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से विशेषता है कि न्यूनतम तापांतर। ऑप्शन है वो आपका डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, यानी 60। प्रतापगढ़ व आसपास भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? यानी प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग है वो स्थानीय नाम किस लोकल किस नाम से जाना जाता है? वहाँ के लोग हैं उसको किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से जानते हैं? बागड़ या कांठल या ऊपरमाला। तो किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? लोकल सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। प्रतापगढ़ के आसपास भूभाग है वो कांठल नाम से जाना जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 61 है प्यारे विद्यार्थियों। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र हैं? क्या पूछा है? लूनी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग का उप क्षेत्र है? तो किस भाग का उप क्षेत्र है प्यारे विद्यार्थियों? दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? आज के जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से 100% आने की संभावना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही रहेगा?
लूनी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश, घगर मैदान यानी उत्तर पश्चिम शुष्क प्रदेश। तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज है की जो क्लास है उसमें हम 70+ क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, वीडियो को स्किप ना करें। अरावली पर्वतमाला पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? क्या पूछा है? अरावली पर्वतमाला पर सामान्यतः है कौन सी खेती की जाती है? ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ। तो कौन सी खेती है वो अरावली पर्वतमाला है उस पर की जाती है? ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। मक्का की खेती है प्यारे विद्यार्थियों, वो अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में की जाती है। दोमट मिट्टी, काली मिट्टी होने की वजह से मक्का है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अच्छी फसल होती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 63 है। अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है? अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई है वो सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है? मध्यवर्ती भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग में या दक्षिणी पूर्वी भाग में? तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में है? अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अगर इस अरावली पर्वत की चोटी क्या मैंने पीछे बताया था कितनी है, तो 1722, 1727 किस जिले में है? सिरोही के अंदर है। कौन से भाग में है प्यारे विद्यार्थियों? तो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। दक्षिणी पश्चिम भाग में पड़ता है अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में पड़ता है सिरोही। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका है प्यारे विद्यार्थियों 64। राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान की आदिवासी जनजातियां हैं मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है? पूर्वी मैदानी भाग में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में या दक्षिणी पश्चिमी भाग में? तो आदिवासी जनसंख्या है वो किस जाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है प्यारे विद्यार्थियों? अरावली के। बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर राजस्थान की जनजातियां हैं वो सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। मैंने बताया था कि प्यारे विद्यार्थियों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। जितने भी लास्ट के क्वेश्चन हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 65 है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है? कौन सा भौतिक विभाग है जिसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई है वो कुओं के द्वारा होती है? कौन से भाग में होती है प्यारे विद्यार्थियों? पीछे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कौन सा भाग है सबसे ज़्यादा कुओं से सिंचाई होती है? तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। पूर्वी मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा खेती है वो कुओं के द्वारा की जाती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 66 है। कर्नल जेम्स टोंड ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा है? कर्नल जेम्स टोंड ने राजस्थान में जो संतों का शिखर है वो किस शिखर पर्वत चोटी को कहा है? शेर या अचलगढ़, गुरु शिखर, माउंट आबू? तो संतों का शिखर कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? अगर आपने पढ़ा होगा तो संतों का शिखर है वो आपका गुरु शिखर है, वो संतों के शिखर के नाम से भी जानी जाती है। तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 67 है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ज़्यादा
विस्तार है वो प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में है, किस जिले में सबसे ज़्यादा लंबाई है, वो अरावली पर्वतमाला की है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा, तो कौन से जिले के अंदर है अरावली पर्वतमाला की लंबाई? ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। उदयपुर के अंदर है वो अरावली पर्वतमाला है, वो सबसे ज़्यादा है, वो फैली हुई है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रश्न नंबर आपका 68 है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश है। हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश है, भारत का पूछा है। भारत में सबसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। तो प्यारे विद्यार्थियों हम राजस्थानी हैं, तो हमें पता है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा कौन सा है राज्य है? डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा, राजस्थान। राजस्थान में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी है कौन से ज़िले में पड़ती है? तो चूरू के अंदर। सबसे ज़्यादा ठंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठंड है वो कहाँ पर पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों? चूरू के अंदर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों ये लो आपके 69 और 70, 69 और 70। मैंने बताया आज के जो क्वेश्चन है हम 70 प्लस क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है उत्तरी पूर्वी भाग, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा किस भौतिक विभाग में होती है? उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, पूर्वी मैदानी या मध्यवर्ती भाग में। तो राजस्थान में प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा वर्षा है कौन से विभाग में होती है? तो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। प्रश्न नंबर आपका 30 है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है, यानी चंबल नदी है वो किस जगह से उनका शुरुआत हुई है, कहाँ से निकल करके राजस्थान में आती है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ही राजस्थान में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ए है वो सही रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों 70 क्वेश्चन में से आपके आज कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की क्लास कैसी लगी आपको वो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।